तो देखिए, मुझसे ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे लोग पूछते हैं जिनके पास ऑलरेडी कंसल्टेंट्स का एक्सेस होता है, लेकिन या तो उनसे झूठ बोलते हैं या उनको वो सच बताते ही नहीं है। तो आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं एक्सपोज करूँगा कंसल्टेंट्स को कि आपने अपने कंसल्टेंट्स को कैसे हैंडल करना है और वो कौन सी बात है जो कि कंसल्टेंट आपको नहीं बताता, आपसे हाइड करता है, और इसी तरह जो फ्रॉडुलेंट कंसल्टेंट्स हैं उनसे आपने कैसे बचना है। तो विदाउट एनी डिले चलिए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मैंने ये वीडियो बनानी क्यों ज़रूरी समझी। वो इसलिए कि देखिए, लोग कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की निस्बत यूके को प्रेफरेंस इसलिए दे रहे थे, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर थे। हर किसी को वीज़ा बहुत ही आसानी से लग रहा था। और मैं ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए थे पाकिस्तान और इंडिया से, जहां पे स्टूडेंट्स ने फेक डॉक्यूमेंट्स लगवाए थे, जहां पे लोग फेक बैंक स्टेटमेंट्स बनवाते थे और यहां पे आ चुके थे। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं रहा। आप देख सकते हैं कि सितंबर 2023 में बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ रिजेक्ट हो चुके हैं कंपेयर टू द लास्ट ईयर्स 2022 और 2021 के निस्बत वीज़ाज़ काफ़ी रिजेक्ट हो चुके हैं। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, परसेंटेज उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप कंपेयर कर ले तो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक शॉकिंग न्यूज़ है। इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आप 2024 में किसी भी इंटेक, जनवरी से लेके सितंबर तक किसी भी इंटेक में आ रहे हैं, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें तो आप या एक पर्सनल अलग से ईमेल बनाएं, या जो ईमेल है आप उसी पे कंसल्टेंट को दे दें कि आप उसी ईमेल पे अप्लाई कर लें। अगर आपकी ईमेल पे एप्लीकेशन होगी तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी। यूनिवर्सिटी जो भी चीज़ मांगेगी, यूनिवर्सिटी को जो भी काम होगा वो आपको आएगा, बजाय कंसल्टेंट को जिसके पास हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस होती है, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर वो किसी न किसी तरह आपके पास जो इंपॉर्टेंट ईमेल है वो मिस भी कर सकता है, या उसको 3 दिन 4 दिन या इवन 1 हफ्ते बाद भी पढ़ सकता है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, उनको काफ़ी स्टूडेंट्स को डील करना होता है। तो एक तो ये है कि कंसल्टेंट के थ्रू अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसको अपना पर्सनल ईमेल दे कि उसी के थ्रू आपने एप्लीकेशन डालनी है, कंसल्टेंट के आईडी पे नहीं। और जो अच्छे कंसल्टेंट होते हैं वो इसमें उसको कोई मसला नहीं होता, वो आपके लिए कर देंगे। तो अगर वो इनकार करते तो ये एक रेड फ्लैग है। इसका मतलब ये है, फ्रॉडुलेंट तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये बंदा आपके साथ 100% सिंसियर नहीं है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि देखिए, अगर आपने किसी भी दूसरे कंट्री के लिए अप्लाई किया है, स्पेशली यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, आपने इनको मेंशन करना होता है, क्योंकि इनके पास डिटेल्स होती है आपकी वीज़ा रिफ्यूज़ल की। तो अगर आपका वीज़ा यूके से या इन बड़ी कंट्रीज से रिफ्यूज़ हुआ है तो आप मेंशन करें। देखिए, मैंने 1000 बार इस पे कहा है कि आपकी वीज़े पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वीज़ा रिफ्यूज़ल का ये मतलब नहीं होता कि आप खुद कोई क्रिमिनल है या आप पे कोई चार्जेस है। वीज़ा रिफ्यूज़ल के कई वजूहात हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो तो आपका नेक्स्ट इनटेक के लिए भी वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। सपोज़ इससे पहले आपने फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, या आपने जो है वो अप्लाई किया था विजिट वीज़ा के लिए और आपका रिफ्यूज़ हुआ था, तो आप मेंशन करें। और अगर इवन आपका इंटरव्यू भी आ जाए तब भी आप मेंशन करें, क्योंकि अगर आपने मेंशन नहीं किया तो आपका स्ट्रेट अवे वीज़ा रिजेक्ट किया जाएगा। और कुछ कंसल्टेंट्स बेवकूफ़ कंसल्टेंट्स हैं जो आपको कहते हैं कि आपने मेंशन नहीं करना, तो उसकी बात पे ध्यान मत दे, क्योंकि ये प्रूवन फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग इसी तरह मेरे पास आए थे और उन्होंने यही कहा था कि कंसल्टेंट कह रहा है कि हमने मेंशन नहीं करना। मैंने कहा आप कर दे, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑब्वियसली नहीं ले सकता, लेकिन मैंने कहा कि कर दे, कोई मसला नहीं होगा। और उनका फिर वीज़ा आ गया, और जिन्होंने मेंशन नहीं किया था उनका फिर रिफ्यूज़ल आ गया था। तो फिर मैंने कहा था अगर नेक्स्ट टाइम डालनी है तो फिर आप 2 बार मेंशन करें कि आपका 2 बार वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, क्योंकि इस बार भी रिफ्यूज़ हुआ था। तो वीज़ा रिफ्यूज़ल्स मस्ट मेंशन किया करें। कभी कभार ऐसे होता है कि यूनिवर्सिटी आपसे बैंक स्टेटमेंट मांग लेती है, तो आप बैंक स्टेटमेंट दे देते हैं जो कि ऑलरेडी 1 मंथ ओल्ड होती है। कोशिश करें कि आप फ्रेश बैंक स्टेटमेंट निकाल के दे दें। अगर सपोज़ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उनका क्या होता है कि अप्लाई बहुत ही पहले हो चुकी होती है, उन्होंने की होती है 2-3 महीने पहले, और जब कैश लेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, 2-3 महीने लग जाते हैं। आप नया बैंक स्टेटमेंट निकाल लिया करें, ठीक है, या आप एक नई एंट्री डाला करें। आप 50,000 1 लाख रुपए और डाला करें, क्योंकि आपके तो ऑलरेडी 28 दिन से पहले ही वो रिक्वायर्ड अमाउंट आपके पास पड़ा हुआ है, तो उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक और बात, आपका बैंक स्टेटमेंट आपके पेरेंट्स का भी चल सकता है, उसका सिर्फ आपने कंसेंट लेटर लेना पड़ता है। तो अगर आपके पेरेंट्स के नाम पे बैंक स्टेटमेंट है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन सिर्फ पेरेंट का। ये नहीं कि आपके भाई का है या आपके अंकल का है, क्योंकि वो यहाँ पे एज ए डिपेंडेंट नहीं आता कि आप उस पर डिपेंडेंट हैं। आप सिर्फ पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, या अगर आपका स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ।
दूसरी बात इंटरव्यू की है। इंटरव्यू के लिए आप फुली प्रिपेयर्ड रहे। कोशिश करें कि मोबाइल फ़ोन इंटरव्यू से परहेज़ करें, क्योंकि ये बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है। लैपटॉप ले, किसी और से ले लेकिन लैपटॉप प्रिपेयर रखें। लैपटॉप पे ही अच्छे कैमरे वाला, जिसमें कैमरा भी हो, उसी पे आप इंटरव्यू दें। और दूसरी बात यह है कि इंटरव्यू के लिए अपना SOP यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो आपके कंसल्टेंट ने बनाया होता है आपके लिए, कंसल्टेंट से मस्ट मांगे और उसी के बेस पे आप प्रिपरेशन करें, क्योंकि उन्होंने आपकी SOP भी रीड की हुई होती है। तो शायद आपकी SOP के बेस पे भी 1 2 3 क्वेश्चंस कर ले। तो SOP अपने साथ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो कंसल्टेंट से मस्ट ले जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। बाय द वे, इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रिसेंटली है मैंने वो वीडियो चैनल पे अपलोड की है, तो आप वो भी देख सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात जिसके बहुत सारे वीज़े इसलिए रिफ्यूज़ हुए हैं कि जब UKVI ने आपके बैंक से कांटेक्ट किया था, तो आपके बैंक ने उनको रिस्पांस नहीं दिया था। विदिन 10 डेज़ आपने रिस्पांस देना होता है। तो अगर आपने अपनी ईमेल पे अप्लाई किया होता है तो अक्सर आपको ही ईमेल आ जाती है, आप देख लेते हैं, तो आप फ़ौरन बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट अगर आप ने वीज़ा एप्लीकेशन डाली है तो अक्सर बैंक स्टेटमेंट दूसरी बार पूछते हैं UKVI। लेकिन अगर आपने कंसल्टेंट के ईमेल के थ्रू दी है तो वो शायद उसको मिस भी कर दे। तो आप कोशिश करें कि जिस बैंक में भी आप डाल दें तो उन बैंक वालों को बताया करें, जब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो उनको बताया करें कि आपके पास 10 दिन में किसी भी टाइम आपके पास कॉल आ सकती है, ईमेल आ सकती है मेरे बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो प्लीज़ आप जो है वो वेरीफाई कर लें। एक और इम्पोर्टेंट बात, एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आप फिल करें, ज़्यादातर आप कंसल्टेंट के हवाले कर देते हैं। आप ख़ुद भी बैठ के थॉरोली चेक किया करें, क्योंकि उसमें भी आप मिस्टेक्स डाल सकते हैं। पहले ये मिस्टेक्स ओवरलुक्ड होती थी, उस पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अभी जो है UKVI एक छोटी सी मिस्टेक पे भी आपका वीज़ा रिजेक्ट कर सकती है। तो आप कोशिश करें कि आप एप्लीकेशन या तो ख़ुद फिल करें या जो है आप कंसल्टेंट के साथ बैठ के थॉरोली सब जो इन्फॉर्मेशन है वो देख लिया करें कि कोई गलती इन्फॉर्मेशन में ना डालें। और स्कैनिंग की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स कोशिश करें कि ख़ुद से स्कैन करें, क्योंकि अक्सर स्कैनिंग करते हुए जब आप स्कैनिंग किसी और से करवाते हैं तो उसमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिस कर देता है। अगर आप किसी और से भी करवा देते हैं तो आप मेक श्योर करें कि जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे स्कैन हो चुके हो। लास्ट में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप मुझे इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पे मैसेज कर सकते हैं, उसी पे मैं आपको रिप्लाई दूंगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्वेश्चन स्पेसिफिक और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा करें। वॉइस मैसेज की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं रिस्पांस वॉइस मैसेज में भी दे दूँ तब भी आपने टेक्स्ट में जो है वो मैसेज डालना है। रात हो चुकी है, अंधेरा भी है और पार्क बंद हो रहा है, तो मैं अभी चलता हूँ। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।